Let's start with the classes of companies under the act. Sir, various types of companies या various categories of companies under the Companies Act, various categories of companies under the Companies Act. ठीक है सर. सर कंपनी को अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. क्या क्या बेसिस हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनीज को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, इस तरीके से कंपनी को कैटेगराइज किया है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होगी. ठीक है, तो एक बार हम ब्रॉड कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, फिर एक एक करना चालू करते हैं. सर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सेकेंड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. सर मिनिमम कितने मेंबर्स, मैक्सिमम कितने मेंबर्स, इस बेसिस पे. सर प्राइवेट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से खुल सकती है, पब्लिक में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं और पब्लिक में कितने मेंबर्स हो सकते हैं. तो इन सब बातों से नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर सेकंड कैटेगराइजेशन है. फर्स्ट कैटेगराइजेशन क्या है? फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज sir on the basis of liability of the members. Second categorization is on the basis of number of members. Third categorization is on the basis of control, holding and subsidiary. नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर लेती है, कंट्रोल है, पकड़ है, then it is known as सर उनमें होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप. अच्छा, होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए कैसे कैसे एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन सकता है, ये देखना है अपने को. अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडियरी नहीं तो भी कुछ टर्म्स इनके अलावा भी और आते हैं. एसोसिएट कंपनीज. ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी नाम का एक टर्म और पढ़ना पड़ेगा, होल्डिंग और सब्सिडियरी और पढ़ना पड़ेगा. और चौथा कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल. ये फर्जीवाड़े वाला है सर. जो कंपनी लिस्ट हुई हुई है और मार्केट से पैसा उसने लिया हुआ है तो वो तो हो गई लिस्टेड कंपनी, और जो लिस्ट नहीं हुई हुई है बीएससी, एनएसई या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, वो अनलिस्टेड कंपनी. फिर पांचवा ब्रॉड कैटेगराइजेशन है जिसमें बाकी की सारी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज आ जाती हैं, जैसे कि सर गवर्नमेंट कंपनी, देन फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या जिससे अपन चैरिटेबल कंपनी बोलते हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ में बनी हुई कंपनी. ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो चौथी डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी. ठीक है, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये एक चौथा पांचवा कैटेगराइजेशन हो गया. सो वी इन ऑल वी सॉ 5 कैटेगराइजेशंस. किन 5 कैटेगराइजेशंस के अंडर अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज. पहला क्या हो गया सर? ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी मतलब किसी भी ऑर्डर में बोल लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, on the basis of control, on the basis of members, number of members, other companies and on the basis of access to capital. ये 5 तरीके से अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज. आइए पहला कैटेगराइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सर देखो चार्ट कुछ इस तरीके से बना था. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जब हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो सर दो तरीके से. पहला हो जाता है लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा हो जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, ये दो कैटेगराइजेशन हो गए. अब लिमिटेड लायबिलिटी में भी लिमिटेड बाय लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लायबिलिटी व्हिच इज लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है सर, तो चार्ट इस तरीके से बनेगा. सर ये किसकी लायबिलिटी की बात की जा रही है? कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी की लायबिलिटी की नहीं बात की जा रही है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी की बात की जा रही है. रे बच्चे यहाँ पर एग्जाम में क्या लिख के आ जाते हैं कि सर कंपनी
लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, गुड़ गोबर कर दोगे यदि ऐसा लिख के आओगे तो। क्या होता है, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कैसे, देखिए सर, अपन लेते हैं कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। आप लोग सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, 11th 12th में ऐसी एंट्रियां पास की होगी आपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में कि सर कंपनी जब आपको अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, ठीक है, मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है, तो सर 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम मंगा लिए, फर्स्ट कॉल मंगा लिया 4 रुपए का। अब फाइनल कॉल कितने रुपए का मंगाना बाकी है सर, 2 और 4 6 रुपए मंगा लिए, 10 में से 6 रुपए मंगा लिए, तो फाइनल कॉल बचेगा सर 4 रुपए वाला मंगाने का। आपने तो इनकी एंट्रीज भी पास की हुई है, एम आई राइट? अकाउंट्स में एंट्रीज पास करी है ना इनकी, बोलो यस सर। तो अब अभी तक फाइनल कॉल मंगाना बचा हुआ है 4 रुपए का। मान लो अपनी आयुषी के पास में, मान लो अपनी आयुषी के पास में 1000 शेयर्स हैं किसी पर्टिकुलर लिमिटेड कंपनी के, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो आयुषी की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने रुपए पर लिमिटेड हो जाएगी सर, हर शेयर के पीछे 4 रुपए देना बाकी है। यानी कि आयुषी से मैक्सिमम लाइबिलिटी जो कंपनी मांग सकती है, वो आयुषी की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है रे सर, 4000 रुपए की मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी इसकी। इससे ज्यादा इससे कंपनी पैसा मंगा नहीं सकती है, नहीं मांग सकती है। सो आई एम सॉरी, आयुषी की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, द लाइबिलिटी ऑफ आयुषी इज लिमिटेड बाय शेयर्स इन दिस फैशन। इतने रुपए मंगाना बाकी है तो इतनी मैक्सिमम लाइबिलिटी इसकी बचती है, तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इससे 1 रुपया ज्यादा भी आयुषी से नहीं मंगाया जा सकता है। अच्छा, एक ऐसी कंपनी मान लो XYZ लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिमिटेड लगा हुआ होगा। यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होगा, और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो वर्ड प्राइवेट हट जाएगा, केवल XYZ लिमिटेड लग जाएगा, ठीक है सर। तो लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिमिटेड फिक्स करना जरूरी होता है, सफिक्स करना जरूरी होता है, ठीक है सर। अब इस तरीके से आयुषी की मैक्सिमम लाइबिलिटी 4 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से जितने शेयर उसके पास में थे वहां पर जाके सेट हो गई। सर आयुषी से ये पैसा, अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, ये 4000 रुपए कब मंगाए जा सकते हैं, ये 4000 रुपए कब मंगाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना सर। जब कंपनी चल रही हो तब भी, यानी कि गोइंग कंसर्न है तब भी मंगाए जा सकते हैं, और जब ये कंपनी वाइंड अप हो रही है तब भी मंगाए जा सकते हैं। आप वाइंडिंग अप के टाइम ये कह के कंपनी को पैसा देने से मना नहीं कर सकते कि आप तो वाइंड अप हो रहे हो, अब आपको पैसा क्यों दूं, आप तो वाइंड अप हो रहे हो, आपको पैसे की कहां जरूरत। नो, यू कैन नॉट डिनाई। जब कंपनी को कोई कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है सर, आप तो 4 रुपए प्रति शेयर उस कंपनी को देने को आज भी बाध्य हो, तो कंपनी आपसे मंगा सकती है, ठीक है। कच्चा माल खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कंपनी को जिस भी चीज के लिए जरूरत है, जिंदा रहते हुए भी या खत्म होते हुए भी, दोनों में से कोई भी टाइम, ये जो आपकी लाइबिलिटी है ना, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कंपनी आपसे मंगवा सकती है और आपको देना रहेगा। हालांकि आपकी लाइबिलिटी 4000 रुपए, जैसे आयुषी की 4000 रुपए पे है, किसी और की 2000 रुपए पे होगी, यानी 4 रुपए प्रति शेयर पे लिमिटेड है, और इससे ज्यादा आपसे कंपनी नहीं मांग सकती। ये बेस्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस करने का बेस्ट फीचर है। नहीं तो आप तो पार्टनरशिप भी तो चालू कर सकते थे, ठीक है। पार्टनरशिप में चालू नहीं करना है, कंपनी फॉर्मेट में चालू करने का बेस्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। सर इससे ज्यादा आपसे मांग तो नहीं सकते, लेकिन यदि आपने ये पैसा नहीं चुकाया सर, ये पैसा कंपनी आपसे कैसे भी करके वसूल सकती है। इस लिमिटेड लाइबिलिटी को वसूल करने के लिए आपका घर बार बेचा जा सकता है। 4000 रुपए आपसे वसूलेंगे, ये उनका हक है, उससे ज्यादा नहीं वसूल सकते, आप उनको रोक सकते हो, लेकिन ये 4000 रुपए
कभी भी वसूल सकते हैं, कंपनी चल रही है उस दौरान भी और कंपनी वाइंड अप हो रही है उस दौरान भी, वो उसका हक है, कभी भी मंगा सकती है। लेकिन ये 4,000 रुपए आपने नहीं दिए तो आपके घर की चीजें बेच के भी 4,000 रुपए आपसे वसूला जा सकता है, लेकिन 4,000 ही वसूला जा सकता है। ये जो घर की चीजें बेचने वाला कंसेप्ट है ना, ये आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है, सीए इंटर में आएगा। लेकिन जब तक बेस यहाँ पर नहीं बनेगा, पास होके इंटर में चले भी गए तो वहां पर गुड़की खा जाओगे, इसलिए अभी से बेस क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइबिलिटी वसूलने के लिए आपका परेशानी की जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी, इस रुपए से ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सर ये सारी एक एक बात जो मैंने आपको बताई है ना, ये सब सब की सब इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, कब कब, कितनी मैक्सिमम लाइबिलिटी, उससे ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, ये तो हो गई liability of a company which is limited by shares, liability of a member of a company which is limited by shares। ठीक है सर, पढ़ना स्टार्ट करें इसको। जीत पटेल। Yes, sir. A company limited by shares, Section 2, Subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as a company limited by shares. सर देखो, ये कैसे अपने को जब किसी कंपनी से डील करने जाना है तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि ये कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है या अनलिमिटेड वाली, मतलब इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, इस कंपनी का नाम क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। सर कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक का नाम होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का नाम होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर एसोसिएशन क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग एसोसिएट एक साथ होके और फिर कंपनी खोलते हैं, तो उस एसोसिएशन का मेमोरेंडम और उस एसोसिएशन का आर्टिकल। ठीक है सर, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बातें दी होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है कि कंपनी बाहरी दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करेगी, वो सारे काम की बातें दी हुई होती हैं। सर जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी क्या क्या काम करने के लिए बनी है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का क्या क्या काम, लाइबिलिटी क्लॉज कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, कैपिटल क्लॉज कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितने रुपए की है, 1,00,000 रुपए की, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, ये पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल की जानकारी इस तरीके से दी हुई होगी, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, ये सारे क्लॉजेस होते हैं जो बाहर वालों को जानने की जरूरत होती है कि मैं जिस कंपनी से सीमेंट ट्रेडिंग की बात करने जा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि नहीं है कि ये सीमेंट ट्रेड कर सकती है, इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये सारी बातें एमओए में लिखी हुई होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा हुआ होता है कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी, इस बारे में जानकारी दी जाती है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन विदाउट शेयर होल्डर्स की परमिशन ले सकते हैं, विदाउट स्पेशल मीटिंग वो 3 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। यदि इससे ज्यादा लोन लेना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी की मीटिंग में पास कराना रहेगा, फिर ही ले पाएंगे। तो कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है, और कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है। सो एमओए एंड एओए आर नोन एज द चार्टर डॉक्यूमेंट्स। चार्टर डॉक्यूमेंट्स, इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। चार्टर डॉक्यूमेंट्स, सर चार्टर क्या होता है, उस कंपनी का लॉ होता है, उस कंपनी के रूल्स होते हैं सर। प्लस दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मींस ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप किसी भी कंपनी से डील करने जाएंगे तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ के जाएं ताकि उस कंपनी से कैसी डीलिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, ये आपको पता हो। आप
एक ऐसी कंपनी से के पास में जा रहे हैं जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो लिखा हुआ है सीमेंट ट्रेडिंग, लेकिन आप उससे है ना वेजिटेबल ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं जो वो काम कर ही नहीं सकती है। तो सर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, एक आउटसाइडर से एक्सपेक्टेड है कि वो इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के पढ़ के फिर ही उस कंपनी से डील करने के लिए जाए। ठीक है सर, ये तो हो गई एमओए और एओए की बात। हम कहाँ पर थे? हाँ, तो यहीं पर लिखा हुआ होता है कि सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी। लाइबिलिटी क्लॉज में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ठीक है, वहां से आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सो अभी तक मैं यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रेफरेंस आया इसलिए ये बात मैंने आपको समझाई है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सर कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है when the liability of the members of the company is limited by memorandum of association to the amount if any unpaid on the shares held by them। सर आयुषी के पास में 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपए पे किए हुए थे, अनपेड कितना अमाउंट था? 4 रुपए, तो उसकी लाइबिलिटी 4 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। सो अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, आगे पढ़ जीत। It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholders may be called upon to contribute to the extent only of the amount which remains unpaid on his shareholders. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debts. His separate property cannot be encompassed। सर सेपरेट कंपनी सेपरेट है, इसको बनाने वाले लोग सेपरेट हैं, बिल्कुल हम ये मानते हैं। और लिमिटेड कंपनी में आप केवल 4,000 रुपए, मतलब जैसे आयुषी वाले एग्जांपल में 4 रुपए प्रति शेयर में हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम इतनी लाइबिलिटी है, लेकिन सर ये भी नहीं चुकाया तो इतना हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वसूल सकते हैं, ये इंटर में पढ़ोगे। अभी आप इतने पे ही शांत हो जाओ कि है ना सर उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी उनकी अलग है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप की देनदारियां यदि नहीं चुका पा रहे हैं, पार्टनरशिप की देनदारियां, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज से अनलिमिटेड पैसा उठाया जा सकता है। ठीक है, वहां और कंपनी फॉर्मेट में ये मेजर डिफरेंस है सर। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ भाई। It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's assets. The ownership of the assets remains with the company because of its nature as a legal person. The extent of the rights and duties of a shareholder as a co-owner is measured by his shareholdings. सर अपन सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, वो जितने शेयर आपके पास में है आप उतने शेयर के कंपनी के ओनर हो। ठीक है, उतना हिस्सा आपका है। तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, वी ऑल नो दैट। बट आप कंपनी के ओन शेयर होल्डर्स आर owners of the company doesn't mean that you are owners of the assets of the company। वो asset कंपनी की है। हमने 2 बातें डिस्कस करी हैं इस पे, उसमें से यहां तक भी डिस्कस कर लिया है कि सर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स डू नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। do not even have an insurable interest in the property of the company। मेंबर्स का उस प्रॉपर्टी की मालिकाना हक तो छोड़ो, उस प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। आयुषी, कैन यू हियर मी? यस सर। सर ये जो मैंने अभी सिचुएशन बताया आयुषी आपको, दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है किसी शेयर होल्डर का या मेंबर का इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इसमें केस लॉ कौन सा लगेगा आयुषी? पढ़ा हुआ है अपन ने। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का था, बट हाँ हाँ नाम बता दे, डर मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इन सब बच्चों ने भी जब लॉ पढ़ना चालू किया था तो इनकी भी मेरी जैसी हालत थी। मैंने भी जब लॉ पढ़ना चालू किया था, मेरे टीचर ने भी There's something like Macura. I don't remember the proper name, but Macura versus Acura versus Northern Assurance Company। बार इंश्योरेंस को अश्योरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी। सर टिम्बर लकड़ी वाला केस याद आ रहा है आयुषी, कि एक कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक ही आदमी था, मैक्यूरा नाम का आदमी था, ठीक है। उसने कंपनी की लकड़ी खुद के नाम से इंश्योर करा ली और वो लकड़ी में आग पकड़ गई तो इंश्योरेंस क्लेम किया तो बोला यार लकड़ी तो कंपनी की है, आप भले उस कंपनी में 99 या 100% मेंबर भी क्यों नहीं हो जाओ शेयर होल्डर, लेकिन आपका उसकी कंपनी की एसेट्स में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भले ही आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपने अपने नाम पे क्यों लिया, आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। मैक्यूरा चला गया कोर्ट, कोर्ट ने भी इसी बात को माना, ये सेपरेट एंटिटी है भैया, इसकी आप भले ही इसके ओनर है कंपनी के, लेकिन आप इसकी एसेट्स के ओनर नहीं है, ये पर्सन है, वो एसेट्स इसकी है, इसलिए आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी की एसेट्स में, इसलिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा आग का। लेना चाहिए था तो कंपनी के नाम से इंश्योरेंस लेना चाहिए था। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वही कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ा था उसका रेफरेंस वापस आ गया। क्या रेफरेंस आया? It may be worthwhile to know that though a shareholder is the co-owner of the company, he is not the co-owner of the company's assets। वो assets कंपनी की हैं, वो आपकी नहीं है ओनरशिप हो जाने के कारण, ठीक है। ownership of the assets remain with the company because of its nature as a legal person। वो भी तो एक सेपरेट पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी खुद की है भाई, जबरदस्ती मत उस पर अपना हक लगाओ, ठीक है। और इस बात का सेपरेट पर्सन है, ये तो आ गया सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। और कंपनी की एसेट्स में आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, ओनरशिप तो दूर की बात है। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, ये एक जगह लिख के रखो, अपने केसेस सारे काम आएंगे। एक लाइन में केस का नाम और नीचे 2 लाइनों में कि ये केस क्या बोलता है और इस केस में क्या हुआ था, ठीक है। ये सब काम आएंगे, एक अलग से रजिस्टर के पीछे की साइड में नोट करना चालू करो, बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है। कंपनीज में केसेस आते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केसेस आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खूब सारे केसेस आते हैं, ये 3 में खूब सारे केसेस आते हैं। एलएलपी में इतने कोई केस नहीं आएंगे, पार्टनरशिप में गिने चुने 1-2 केस आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब आते हैं अपन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की तरफ, ठीक है। आइए, कंपनी having limited liability of members and unlimited liability of members, limited by shares, limited by guarantee। ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट अभी करते हैं, GUARANTE, गारंटी, ठीक है। सर देखो, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा हुआ होगा? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी इज लिमिटेड थ्रू गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है भाई, लिमिटेड बाय शेयर्स में तो हमने लिमिटेड लायबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करी थी? 10 रुपए की फेस वैल्यू या जो भी फेस वैल्यू है उसमें से कितने रुपए अनपेड रह गए हैं उस हिसाब से आपकी लायबिलिटी मेंबर की फिक्स होती थी। प्लस वहां पर ये क्या था, ये 4 रुपए कभी भी मंगाए जा सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग इट्स वाइंडिंग अप, कभी भी मंगाए जा सकते हैं, आपको देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंबर्स इज लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। सर इसमें क्या होता है, ऐसे कैलकुलेशन की बजाय मान लो मिस्टर एक्स, इस कंपनी में मिस्टर वाई और मिस्टर जेड 3 मेंबर हैं। मिस्टर एक्स ने एक गारंटी अमाउंट दे दिया कि मैं कंपनी को 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं, मैं कंपनी को 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं, मैं कंपनी को 20,000 रुपीज की गारंटी देता हूं कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तब मैं दूंगा, और मैं कंपनी को 10,000 रुपए की गारंटी देता हूं। तो सर इन्होंने जितने रुपए की गारंटी दी है, जितने रुपए की गारंटी दी है, उतने रुपए के लिए मैक्सिमम इनकी लायबिलिटी हो सकती है। सो द मेंबर्स एक्स की मैक्सिमम लायबिलिटी 50,000 रुपए की, मेंबर वाई की मैक्सिमम लायबिलिटी लिमिटेड हो गई है कितने रुपए पे? 20,000 रुपए पे। और
मिस्टर जेड की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने रुपए पे लिमिटेड हो गई है? 10,000 रुपए पे। तो यहाँ पर फिक्स अमाउंट कर देते हैं, हमारी इतनी गारंटी अमाउंट है, इतने रुपए तक हमारी मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि सर ये जो गारंटी का अमाउंट है ना सर, ये केवल अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये गारंटी का अमाउंट केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगा सकती है, लाइफ टाइम के दौरान नहीं मंगा सकती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। ये गारंटी अमाउंट जो है ना, ये केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाया जा सकता है। सर ये दो बातें समझ में आई? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. देवांश, आयुषी, अमीश, यस सर। अलग, ठीक है। ये डिफरेंसेस है इन दोनों तरीके की कंपनीज में। तो सर आप बोलेंगे कि सर फिर ऐसी कंपनी कौन खोलेगा? क्या कंपनी को शुरुआत में अपना काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है क्या? होती है ना। तो फिर सर ऐसा पैसा जो केवल वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाया जा सके, फिर ऐसी कंपनी खोलेगा कौन? कि सर ऐसी कंपनी वो लोग खोलते हैं जिनको कंपनी शुरुआत करने के लिए या काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि वो अपना काम किसी फीस से चला लेते हैं, किसी डोनेशन से चला लेते हैं, ठीक है, इससे पैसा आता रहता है और उनका काम चलता रहता है। तो उनको जरूरत कब पड़ती है? वाइंडिंग अप के टाइम ही उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ कंपनीज हैं ये, जिनको नॉर्मली नहीं खोला जाता है। कैसी? कौन नॉर्मली नहीं खोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। सर ये अपना काम कैसे चलाती है? फीस वगैरह, डोनेशंस, इन सब से चलाती है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सर ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स में, इस कंपनी में मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर या मेंबर है, मिस्टर वाई है। तो मिस्टर एक्स अपने शेयर को मिस्टर वाई को बेच सकते हैं या अपने शेयर को मिस्टर जेड को भी बेच सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या मेंबरशिप होता है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होता है। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें मिस्टर एक्स अपनी मेंबरशिप मिस्टर वाई को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये इनका हक नहीं है, ये कंपनी अप्रूव करेगी तभी ऐसा ट्रांसफर टेक प्लेस हो सकता है, जब ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अप्रूव करेगी। क्योंकि इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की जो मेंबरशिप है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की जो मेंबरशिप है, इट इज एट अ डिफरेंट फुटिंग देन मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये एक स्पेशल मेंबरशिप है। इसमें जो मेंबर बना है, मिस्टर एक्स की 50,000 रुपए की गारंटी लेने की क्षमता थी। जरूरी नहीं है कि मिस्टर वाई में भी 50,000 रुपए की गारंटी लेने की क्षमता हो ही हो। तो अ मेंबरशिप इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन मेंबरशिप इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी चाहे तो आपकी मेंबरशिप को ट्रांसफर होने से रोक भी सकती है। और केस का नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग रिजॉइन करते हैं और रिजॉइन करके इसको बाकी का समझ के और पढ़ के इसको आज खत्म करेंगे अगले 20 मिनट में। मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूँ, उस पर रिजॉइन करना सब जगह, ठीक है। जस्ट गिव मी अ